एक्सप्रेशन किया हुआ है? 37 तक किया हुआ, ओके जी। तो बताइए फिर 38 में किसी को कोई डाउट? 39, 40? सर 40 बता दो। सर बता दो 40। 40 में बेटा इसको डिवाइड कर लो या फिर x को a tan थीटा पुट कर दो, दो तरीके हैं। सर एक बार मैं वापस ट्राई कर लेता हूँ। बेटर मुझे लग रहा है कि अगर आप x को a tan थीटा पुट कर लेंगे। सर मैंने a tan थीटा पुट किया सर, थोड़ा सा लंबा था। सर मैंने डिवाइड भी नहीं करा। tan की पावर 4 थीटा बन जाएगा। tan की पावर 4 थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? tan की पावर 4 जो है उसके दो पावर अलग कर दे, दो पावर को लिख दे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, इस टाइप से करना पड़ेगा। ओके सर, एक बार ट्राई कर लूँ। ठीक है, 40 हो जाएगा। यस सर। फिर से बता दो 40 प्लीज। 40 में बेटा x को a tan थीटा पुट करिए। ओके ओके सर। जैसे ये पुट करेंगे तो tan की पावर 4 थीटा बन जाएगी, और वो tan की पावर 4 थीटा है तो उसमें दो पावर अलग कर दो, दो पावर को लिख दो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको बड़ी इजीली सब चीजें समझ में आ जाएगी। ओके 41। डाउट है सर मेरा डाउट। 41 sin x बाय x, ये हमेशा क्या 1 से छोटा रहेगा ना? होगा। हाँ जी सर। तो अगर ये 1 से हमेशा छोटा है तो sin x बाय x का इंटीग्रेशन वो 1 के इंटीग्रेशन से छोटा रहेगा विद लिमिट 0 to π/2। sin x बाय x का तो चलो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? π/2। यस सर। तो इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। हाँ जी सर। एक्सपेक्ट करो कि भाई किस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूं विद लिमिट्स 0 से π/2 ताकि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू π/2 मिले मुझे। तो मैं सोच सकता हूं कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूं विद लिमिट्स 0 से π/2 तो आंसर उसका इंटीग्रेशन वैल्यू π/2 मिलेगा। ठीक है ना? सर एक्सपेंशन से भी कर सकते। क्या कह रहे हो? एक्सपेंशन से sin x का एक्सपेंशन कर दे। करना है तो कर लो, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं है ना। अल्टीमेटली आप लगाओगे तो यही ना कि वो 1 से छोटा रहेगा। यस सर। 42, 43, 44, 45। सर 45 मेरा 0 आ रहा था। जीरो तो नहीं आएगा, स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स का सम 0 कैसे हो सकता है? सर सर मेरा मैंने ठीक आया था। मेरा ठीक आ गया था। आ रहा था। आ रहा था। मैंने पहले उसको खोल दिया था, फिर cos स्क्वायर में cos 2x वाली आइडेंटिटी, sin स्क्वायर में sin 2x, और जो cos a cos b वाली आइडेंटिटी sin of a plus b plus sin of a minus b लगा दी थी। उसके बाद फिर लिमिट्स पुट करके 0 आ रहा था। आप 0 से पाई का इसे इंटीग्रेशन करेंगे ऑडियो किसका ऑन है?
देखिए इसमें करना क्या होता है कि आप माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी याद है आपको, 6 प्रॉपर्टी, यस सर। जिसपे हम लोग एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का एडिशन करते हैं। तो ये तो आपका एफ एक्स लिख दिया मैंने, अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो एक्स की जगह माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो कॉस में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन साइन थीटा में चेंज आ जाएगा तो वो साइन वी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इनके बेटा स्क्वायर्स ओपन कर लो, ये क्या बनेगा, यही स्क्वायर्स बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएंगे, हाँ जी सर। और जो इधर से नेगेटिव वाला टर्म आएगा इधर से पॉजिटिव वाला टर्म आएगा वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाले टर्म्स आपके बन रहे हैं। अब यहाँ पे आपको cos a प्लस cos पर a x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2ax cos by 2, 2ax/2। इसको लिख लोगे 1 माइनस 2bx अपॉन 2। अब हाफ और हाफ जुड़ के वो तो 1 बना दिए, उसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, और जो cos वाले टर्म्स हैं उनका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाओगे तो वो साइन में बन जाएगा, साइन 0 पे लिमिट और पाई पे लिमिट सब बराबर होगी। जी सर। इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आ जाना चाहिए। ओके सर। ठीक है, आप एक बार अपना कैलकुलेशन चेक करिए, अदरवाइज बेटा स्क्वायर्स का तो ये तो रहेगा पॉजिटिव ही ना इंटीग्रल, तो 0 कैसे ही आ सकता है, आप ये भी देखो एक बार, ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा तो उसका इंटीग्रल 0 कैसे ही हो सकता है। ओके, हाँ जी सर। 46, फिर एक बार 42 बता दो। कौन सा 40, 43, 40 सेकंड सर, 40 सेकंड। 40 सेकेंड, ओके 40 सेकेंड में log x को t पुट कर ले, i1 i2 में तो कन्वर्ट हो जाएगा। आने दे, यस सर, समझ गया सर। सीधा सीधा log x को t पुट कर ले बेटा, i2 बन जाएगा वो। ओके सर। 46, 47, 48, 49, सर 49। 49 का आंसर e की पावर माइनस 2/5 आ रहा है। तो आंसर मैच नहीं कर रहा था 49 का। Yes, sir. e की पावर -2/5। यस सर, e की पावर माइनस 2/5 आ रहा है। यही आ e रहा की पावर -2/5। यस सर। सही आंसर। सबका यही आ रहा है, e की पावर -2/5। वो सर आ गया था आंसर तो। ओके, सबसे पहले तो बेटा log तो ले ही लेंगे, log मतलब बेस e है, ओके ऑटोमेटिकली वो बेस e है। ये पावर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, और ये मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये सर मेरा भी e की पावर -2/5 आ रहा था। और ये log वाला जो टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे 1/n log of 2/n, ऐसे करके log of n/n, तो इसको समीशन में लिखेंगे। यहाँ से ना एक काम करते हैं हम लोग, एक n कॉमन निकाल लेंगे, एक 1/n बाहर निकाल लेंगे, क्या बनेगा 2 into n की पावर 4 + 1
5 into n की पावर 4 प्लस 1/n इंटू 1/n, ये बन जाएगा log ऑफ r/n। ठीक, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब इसमें ये वाला पार्ट का तो लिमिट सीधा सीधा 2/5 आ जाएगा, इसकी लिमिट। यस सर। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बना लेंगे। सर ये क्लास में करवाया था आपने -1 था। log x into dx with limits 0 to 1 0 to 1। log x x माइनस x होता है इसको। x log x minus x। यस सर। इसको बाय पार्ट्स लगा देंगे हम लोग, है ना? क्या बन जाएगा? log x -1 आ जाएगा। 2x वन पुट करेंगे तब ये 0 आएगा। 0 पुट करेंगे, ठीक है, अब एग्जैक्ट 0 तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 पुट कर सकते हैं, तब भी ये log x into x क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसकी लिमिट Yes, sir. निकालनी पड़ती है। करवाया था ये चीज? यस सर, क्लास में Yes, करवाया था सर। यस सर। ये तो कट के 1 ही बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन नेट वैल्यू -1 आ जाएगी। L की वैल्यू आ गई आपकी e की पावर -2/5। बिल्कुल। भाई ध्रुव, तेरा आंसर कैसे मैच कर रहा था? सर पता नहीं, मेरा तो मार्क दिया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसे किया सॉल्व। भाई मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती करी क्या? नो सर, नहीं सर, सबका सेम ही आ रहा है। नहीं सर, यही आ रहा था। यही आया था सर। कैलकुलेशन करके लेना, चेक कर लेना। ओके सर चलो एक बार बात चेक करूंगा, पता नहीं मेरा कैसे आ रहा था आंसर। सर हाँ जी, सर 47 का log 2 -1 आ रहा था। सर ठीक आया था मेरे ख्याल से इसका। ठीक आ रहा था सर, मैं ठीक आ रहा था। -1 ठीक आया था। log 2 -1 तो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को देखें तो कोई भी टर्म एक्चुअली में नेगेटिव है ही नहीं। सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सम भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो log 2 -1 तो किसी भी हालत में सही आंसर नहीं होगा। बिना कैलकुलेशन के आपको ये बता रहा हूँ कि भाई log 2 -1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो नेट वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जबकि समीशन में जितने भी टर्म्स आपको दिए गए हैं, आप r की वैल्यू 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स। ओके, कोई कैलकुलेशन आपने एरर किया है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50। सर इसमें 1/4 ln 25/21 आ रहा था। सही आ गया था वैसे इसका तो। सही आया था सही ये। आ रहा था। मेरा भी गलत ही आ रहा था यहाँ पे। 50 में बोल रहे हैं, 51 में बोल रहे हो? सर 50 में 50 क्या? 1/4 log 25/21। सर मेरा सही आ रहा था इसका। मेरा आ रहा था ये। सही आ रहा था सर। आंसर क्या है? सी। ये ऑप्शन दिया गया है। ओके, एक बार कैलकुलेशन नंदिनी देख लीजिए, क्योंकि आप ही अकेले हो जो कि कह रहे हो, अदरवाइज बाकी तो सब ठीक ही कह रहे हैं। ओके, हाँ जी सर, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके नेक्स्ट 51। तो 15 बता। 51 बता दो सर, डाउट है। सर इसका आंसर सही आ सर इसमें मेथड पता था बट आंसर नहीं आ रहा था। सर बड़ी खतरनाक sir. कैलकुलेशन थी सर इसके अंदर। लंबी गई। सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या बन रहा है? 1/n² तो लिखना ही है, साथ में ये बन रहा है समीशन ऑफ
देखिए आप साइन क्यूब के प्रोडक्ट में पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे में 3 होगा, लास्ट में n है, तो उसकी वजह से मैं r लिख दूं। फिर साइन क्यूब पहले टर्म में है π/4n, दूसरे में 2π/4n, ऐसे करके सीधा सीधा ये दिख रहा है कि r π/4n। जनरल टर्म सबने बना लिया होगा। Yes. अब इसमें ये 1/n² है तो एक n समीशन के अंदर ले जाएंगे तो ये वाला जो r है ये इसको भी r/n बना देंगे। तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ किसका, r/n x साइन ऑफ क्यूब π/4x इंटू dx विद लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. सर साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला। साइन 3 थीटा में बाय पार्ट्स तो ऐसे नहीं लग पाएगा। sin 3 तो थीटा sin वाला 3 में थीटा वाला। साइन 3 थीटा में करना पड़ेगा इसको, फिर आएगा। हाँ, साइन क्यूब है ना, तो साइन क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन 3x के फॉर्म में। ओके, क्या फॉर्मूला होता है? 3 sin x minus माइनस 4 sin क्यूब x होता है sin 3 थीटा। साइन यहाँ से साइन क्यूब x क्या बन जाता है बेटा? 3 sin x 3 sin माइनस साइन sin 3x 3x अपॉन। like 4. 4। हम लोग भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन क्यूब x क्यूब ऑफ π/4x को 3 sin π/4x माइनस साइन 3 π/4x बाय 4। ठीक, अब कैलकुलेशन हो जाएगी क्या? Yes, sir. सर आंसर नहीं मैच किया। सर आंसर नहीं मैच ठीक कर है। ये किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा, कर रहा है सर मैच। तो कैलकुलेशन देखिए बेटा, और तो क्या बोले। ओके, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा, कितने लोगों का मैच कर रहे हैं? अभी तो 2 लोगों ने हैंड रेस किया है, 3 4 5 आई थिंक 5 6 एक अगर मैच कर रहा है तो ठीक ही होगा। यस सर, मैं कैलकुलेशन चेक कर लेंगे एक बार। 52 सर इसमें f of x का ऑड या इवन होने का कुछ दिया नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? बेटा ये तो क्वेश्चन क्लास में करवाया है, यस सर। Yes, क्लास sir. में किया है बेटा ये क्वेश्चन। इसमें ऑड इवन का कुछ होता ही नहीं है। इनफैक्ट f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, f ऑफ x हाँ प्लस जी सर, याद आ गया। इन दोनों का सम ये हमेशा इवन होगा। gx Yes, माइनस x हमेशा ऑड होगा, भले ही gx कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो या कुछ भी ना हो, g ऑफ x माइनस g ऑफ माइनस x हमेशा ऑड आएगा। ठीक है ना। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, इसको hx मान लो, अब h ऑफ माइनस x निकाल के देखो। हाँ जी सर। और ये क्वेश्चन तो क्लास में किया है, इसमें इवन ऑड का कोई मीनिंग नहीं है। 53 54 सर सर डाउट बता दो सर, डाउट है सर। ये जो 53 क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूला ही बन रहा है अल्टीमेटली। ऑल्दो हमने Yes, sir. कोई स्टैंडर्ड, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पढ़ा, लेकिन है ये रिडक्शन ही। तो आप देख पा रहे हो कि भाई रिडक्शन जरूरी नहीं है कि जितने मैंने फॉर्मूले कराए हैं वही है। हाँ, वो थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो ज्यादा यूज होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ बन सकता है
जिन्हें आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो 53 क्वेश्चन भी काइंड ऑफ रिडक्शन ही है। तो बाय पार्ट से हो गया तो रिडक्शन बिना बाय पार्ट्स रिडक्शन तो के बड़े हो आराम से जाएगा। हो रहा है, रिडक्शन बाय पार्ट्स ही बनती है, वो मैंने Yes, आपको sir. नहीं सर, ये वो वाला बन जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो वाला बन जाएगा ये। नहीं 53 में वो थोड़ी बनेगा, बाय पार्ट्स लगेगा x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस कन्वर्जन लगा के ना ये हो जाएगा। मैंने जब आपने कराया था ना रिडक्शन, उससे पहले कर रहा था ये, तो वो e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया था मैंने। f डैश कैसे बन रहा है बेटा, सम में तो कुछ है नहीं रहा। अच्छा, मैं आपकी बात ये समझ गया कि i7 माइनस 7 टाइम्स i6 को लिख के वो एफ एक्स प्लस एफ डैश वाली बात बन रही है। अगर आप इसको इकट्ठा सॉल्व करने जा रहे हैं, मैंने वो जनरलाइज के बजाय सर वो जो पूछा था उसमें ही वो कर दिया। आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हो। अब ठीक है, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, तो x की पावर 7 ये बन गया और माइनस 7 टाइम्स, और यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, माइनस एक्स को t पुट कर दोगे तो ये माइनस डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस ई की पावर t, और ये तो माइनस एक्स की पावर t की पावर 7 आ जाएगा, और ये माइनस 7 टाइम्स t की पावर 6 आ जाएगा, तो dt आ जाएगा। लिमिट्स 0 से -1 आ जाएंगी, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको अगर आप fx मानते हो तो ये f डैश x बन गया, राइट? ऐसे यस सर, दोनों को इकट्ठा सॉल्व करके करना है तो f वो वाली बात बन रही है। अदरवाइज अगर आप इसे पहले i n को खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर ये रिडक्शन बन जाएगा। हाँ जी, 54 बताना है। यस इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा, है ना? इनको कंपेयर करना है। देखिए, पहले I1 I2 में कंपैरिजन करते हैं क्योंकि उसमें टर्म्स कुछ एक जैसे लिखे हुए हैं, ठीक? कॉस स्क्वायर वाला टर्म दोनों में एक जैसा है, इस वजह से। अब x जो होगा वो ज्यादा होगा x स्क्वायर से, क्योंकि जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से 1 है ना, वो Yes, sir. x is greater than x square, right? तो माइनस टाइम अगर कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और फिर अगर इन दोनों को e की पावर में ले जाएंगे तो ऐसा बनेगा, सेम। क्योंकि e की पावर वाला जो फंक्शन है वो तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना बड़ा आउटपुट आएगा, ठीक है? तो बेटा दूसरा वाला जो फंक्शन है वो आपका ज्यादा है, इनटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो दोनों में सेम ही है, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, ये हमने बात कर लिया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। और अब I2 और I4 को देख लेते हैं। x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर बाय 2 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है ना? तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा,
ठीक है, यस सही है। अब बेटा ये जो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो ऑटोमेटिकली e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स वो तो 1 से छोटा ही होना होता है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, I4 इज ग्रेटर देन I2। ओके, इतना ठीक है कि नहीं ठीक है? यस 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 सर, सही है सर। अब I3 और I4 को कंपेयर करना है, तो उसमें कौन ज्यादा होगा? I4 एक्स क्यूब एक तरफ एक्स क्यूब है, एक तरफ है 1/2। वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। I3 I4 को कैसे कंपेयर करोगे? सर 0 से 1 में तो एक्स क्यूब उससे भी ज्यादा छोटा है, वो Yes, एक्स स्क्वायर बाय 0 से 1 में। लेकिन फिर वो एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना बेटा। सर अगर हम ऐसे सोचें कि बोल दो। सर हाँ जी, सर जो I2 I3 को अगर हम कंपेयर करके देखें तो सर e की पावर माइनस एक्स क्यूब छोटा होगा, और एक सेकंड सर, नहीं कुछ नहीं। हमने सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। सर दोनों तरफ ln लेके देख लो। हाँ, सर दोनों तरफ ln लेके ट्राई करके देख लो एक बार। इसमें आप इन दोनों फंक्शंस को डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि e की पावर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, या इसका रिवर्स। सर क्यों नहीं बोल सकते? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए, माइक को पास में लेके आइए। सर मैंने ना ऐसे सोचा था, जैसे 0 से 1 में जो x की वैल्यू हम रखेंगे तो जो e की पावर्स है वो रिलेटिवली, जैसे जितनी पावर ज्यादा होगी x की उतनी ज्यादा जो जैसे स्लोप ले लो, या फिर सर जो e की पावर है वो और कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से किया था, उससे कंपेयर हो रहा था सर। सर एक और मेथड सोचा मैंने। सर e की पावर माइनस एक्स क्यूब मेरा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, की तो पावर सर e की पावर माइनस एक्स क्यूब मेरा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। तो सर 0 से 1 के बीच में ये पाई बाय 2 से कम ही है 0 से 1 वाली वैल्यू। तो सर अगर मैं I2 और I3 को इससे कंपेयर कर सकता हूँ कि सर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं कुछ वो लेस देन 1 वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी कर दूं तो सर वो छोटा ही रहेगा। सर इससे I2 और I3 को भी कंपेयर कर लेंगे हम, एक और रिलेशन आ जाएगा।
सर या फिर हम सिंपली एक बार आप ना ई की पावर माइनस एक्स का जैसे ग्राफ होता है वो बना लो सर, उससे जो उसकी पावर है उसको रिलेट कर लो, उससे इजीली हो जाएगा सर। सर मेरे वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप इन दोनों फंक्शंस को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे बेटा। सर जो मैं i2 और i3 को कंपेयर कर रहा हूँ वो ठीक है? यस सर, पहले I2 और I3 का कर लेते हैं, मैं भी उसी से कर रहा था अभी ट्राई। हाँ, i2 और i3 को तो कंपेयर किया जा सकता है। यस सर, मैंने उससे किया था। तो i2 i3 को कंपेयर करोगे तो उसमें भी तो क्या i3 i2 से ज्यादा आ जाएगा ना। यस सर। तो i3 i2 से तो ज्यादा आ ही गया और i4 भी i2 से ज्यादा है। तो अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि i4 ज्यादा है कि i3 ज्यादा है। इन दोनों का कंपैरिजन तो नहीं हुआ ना। सर अगर हम दोनों तरफ ln लेके सॉल्व करें तो x की वैल्यू लेस देन 1/2 के लिए तो जो x²/2 है वो बड़ा आ रहा है और उसके लिए छोटा। ओके, ln लेके चलो मैं सोचता हूँ इसमें कंपैरिजन क्या तरीका रहेगा। अदरवाइज बेटा i4 और i3 दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पूरे के पूरे इंटरवल के लिए एक दूसरे से ज्यादा या छोटे नहीं है। मतलब थोड़े इंटरवल के लिए तो i3 ज्यादा है, थोड़े इंटरवल के लिए i4 ज्यादा है। तो आप इसमें पूरे फंक्शन का डायरेक्ट कंपैरिजन तो कर नहीं पाएंगे। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, हाफ पे तो चलो दोनों बराबर आ जाएंगे। सर हाफ से ज्यादा के लिए I3 बड़ा हो जाएगा फिर। सर हाफ से हाफ ज्यादा से के लिए ज्यादा x3 के ज्यादा लिए बड़ा। I3 i3 ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हाफ से कम के लिए, 0 से हाफ के लिए i4 बड़ा होगा। तो अब दिक्कत ये है कि भाई थोड़े इंटरवल के लिए वो ज्यादा है, थोड़े इंटरवल के लिए वो ज्यादा है। तो चलो इसको सॉल्व कर, मैं सोचता हूँ फिर इसके बाद सर बताते हैं, डिस्कस करेंगे इसको। सर हाँ जी, हम इसमें 55 वन पुट करके कुछ कह सकते हैं। 1 पुट करके, 1 पुट करके क्या कैसे बताओगे बेटा? वो तो एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक फंक्शन ज्यादा आ गया, वो दूसरा छोटा आ गया, उसको थोड़ी सही मानेंगे। वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि हाफ से ज्यादा के लिए आपका i4 ज्यादा होगा और 0 से हाफ के लिए i3 ज्यादा होगा। सर अगर ये क्वेश्चन एडवांस में होता तो हम क्या दो C और D ऑप्शन दोनों मार्क करते फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दो दो ये दोनों वैल्यू बराबर मतलब ज्यादा कैसे हो सकती हैं? है मतलब तो सर एक ही वैल्यू ना। आपको नहीं पता कि भी कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू छोटी है, होगी तो एक ही ना सर भाई। अगर हम दो i3 नंबर है, मान ले एक 5 है एक 4 है, दोनों में से होगा तो एक ही बड़ा ना। दोनों तो बराबर नहीं हो, दोनों ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। सर अगर यस हम सर। i3 और i2 को कंपेयर कर ले, i4 और i2 को, उसमें से देख लेते हैं कौन बड़ा आता है। अरे बेटा ये आ तो रहा है, ये तो कर लिया ना, ये तो हो गया है। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो अब दोनों ही i2 से बड़े हैं। तो जब दोनों i2 से बड़े हैं तो अब बात किसकी रह गई? भाई जो दोनों बड़े हैं अब उनको कंपेयर किया जाएगा। यस सर। सर वो डेस्मोस पे ग्राफ भी देखा था मैंने सर, वो भी जो आप कह रहे हो ना कहीं बड़ा कहीं छोटा है सर, वो भी हो रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रही है उसमें। सर आप थोड़ी देर ln के लेके लिए ट्राई करके देख लो दोनों साइड, वो उससे भी आ रहा है x लेस देन 1/2 पे वो बड़ा है वो छोटा। चलो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं बेटा। अ, अब इसमें कैसे कंपैरिजन होगा वो देखते हैं कि क्या क्या हमें फिर इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा या कुछ कुछ अप्रोक्स
ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग 55 करते हैं। 55 में डाउट? ओके, लेवल 2 स्टार्ट करें। यस सर। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड? सर सेकंड। फिर सेकंड बता दो। सर सेकंड डाउट। सेकंड डाउट है सर। सेकेंड में सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लगा दो, एक x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और फिर दोनों को जोड़ दो, या फिर सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा लो, जो आपको ठीक लगता है वो आप लगा सकते हैं। अगर मैं सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा लेता हूं तो क्या बनेगा? ये 0 से π/2। पहले लिखते हैं पाई एफ बाय सॉरी, ये तो लिख दिया एफ एक्स। फिर नेक्स्ट में क्या होता है? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a माइनस यहाँ पे 2a पाई पाई के बराबर माइनस है, मतलब x को रिप्लेस करना है आपने पाई माइनस एक्स से। तो न्यूमरेटर हो गया पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस अल्फा साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होता है, तो सेम ही बन के आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम आ गया, न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड अप हो जाएंगे, एक्स कट जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? हाँ जी सर। इसको tan x/2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको। ये इनडेफिनेट में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसको ये टाइप 16 बन जाता है, tan x/2 के टर्म्स में लिखना होता है। ओके, यस सर। थर्ड, फोर्थ? सर डाउट है। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मेरा बी आ रहा था, तो बाकियों से कंफर्म करना था कि उनका सही आंसर आ रहा था। सर मेरा तो सही आ रहा था। बी तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपका जो फंक्शन है ना वो सिर्फ पॉजिटिव है, पावर 4 है। तो आप खुद देखो, अगर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव साइड पे होगा तो जितनी ज्यादा लिमिट होगी उतना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा, तो घटेगा तो नहीं। ओके ओके सर। कोई ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया है, एक बार देख लीजिएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है ना? लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा जी। इसमें आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो, न्यूमरेट और x टेंडिंग टू 0 है, तो न्यूमरेटर आपका टेंडिंग टू 0 रहेगा और डिनोमिनेटर वैसे ही टेंडिंग टू 0 है ही जी। ठीक है सर। एल हॉपिटल लगा लेंगे? ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ, ट्राई कर लूंगा। एल ऑर्बिटल लगाना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। अब न्यूमरेटर में क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है तो उसका डिफरेंशिएशन किसकी हेल्प से होता है? लेबनिज रूल की हेल्प। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। सर ये भी डाउट है। फिर ये बता दो फिफ्थ। वॉलिस थ्योरम पढ़ा था? अच्छा, वॉलिस में नहीं, सॉरी वॉलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 2 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। यस सर। यस। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन को हम लोग पिकअप कर रहे हैं, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया जी। अब यहाँ पे पावर n कॉमन लेके बाकी ब्रैकेट में क्या बचा? sin 2x। तो sin 2x की पावर n हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, 2x को पुट कर देंगे t, जिससे 2dx हो जाएगा dt के बराबर। तो अब हमारा ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर में n+1 हो जाएगा, क्योंकि मैं dx को dt/2 लिखूंगा जी। लिमिट्स हो जाएंगी 0 से पाई, और ये बन जाएगा आपका sin पावर n t इंटू dt। ठीक है, यस सर। सर π/2 बनाने के लिए वो 2 से बाहर आ जाएगा वो साइन। अब इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा 7th वाली, जिसमें हम लोग लिमिट हाफ कर देते हैं। पहले लिखते हैं fx, बाद में लिखते हैं f ऑफ 2a - x, तो ये बन जाएगा अब ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये डबल हो जाएगा, तो वापिस से 2 की पावर n प्रॉपर्टी ही 4 लगा देंगे इसके बाद। और इसके ऊपर लगा देंगे प्रॉपर्टी 4। t को π/2 माइनस t से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, cos t बन जाएगा क्या? ओके, यस सर। सबको ये समझ में आया है? यस सर, आगे। क्वेश्चन नंबर 6। सर ओके, इसमें ये 2x क्वेश्चन की नंबर जगह 5 था x ना। क्यों? 3/2i आ रहा था। 2i आ रहा है क्या इसमें? 3/2i। सर 3i आ रहा है। सर 3i आ आ रहा है आंसर 3i। आ रहा है आंसर। 3i आ रहा है। 3i आएगा बेटा, इसमें क्या सोचना है? सर वो 2x है। सर 2x है तो 2x को t पुट करेंगे। ओके ठीक है, तो फिर लिमिट्स आपकी 60 हो जाएंगी। यस सर, मैं हाँ ओके ठीक है। सर। ठीक है ना? हाँ जी सर। वो लिमिट्स रहेगा। वो 6 टाइम्स प्रोडक्ट में आ जाएगा, और जो आप dx को dt/2 लिखे होंगे तो वो 6/2 बेसिकली 3 टाइम्स आ जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। एट 9 10 10th बता दो सर। 0। पाई के प्रोडक्ट में क्या लिखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस। तो बेटा अगर आप x कुछ मर्जी x की वैल्यू डाल दो, तो ये पाई का मल्टीपल रहेगा हमेशा। Yes, tan sir. पाई हो चाहे tan 2π आए चाहे tan 3π आए, हमेशा वैल्यू 0 होगी क्या? यस सर। This is a constant function and which is 0। x की Okay, किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा 0 आउटपुट अटेन करेगा। ओके, यस सर। श्रेय। यस सर, वो इसके पता लग गया? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 11। सर इसके आंसर में डाउट है सर, मेरा अलग आ रहा है। सर सही आ रहा है इसका आंसर। सही आ रहा है। सर सही आ रहा है। सब सही बता है दो सर। सर। सही आ रहा है। सर मेरा भी गलत आ रहा है 11th का। 11 का गलत आ रहा है। √3 √5 माइनस समथिंग आ रहा था, मेरे को अभी याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी प्रॉपर आंसर। 3 √5 माइनस 5 आ रहा है। देखिए काफी लोगों का सही आ रहा है, तो हम लोग उसी को मान के भी चल सकते हैं। तो एक बार आप अपनी कैलकुलेशन देख लीजिए, बाकी छोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो -3 का कोई मतलब नहीं है,
फ्रैक्शनल पार्ट लिखा ही हुआ है तो, राइट? पढ़ा है ना ये प्रॉपर्टी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यस सर। जो कि एक इंटीजर होता है जी, यस ठीक है ना? तो -3 हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अब सर x माइनस जिंट x वाली प्रॉपर्टी से किया था मैंने क्वेश्चन, इंटरवल्स डिवाइड कर लिए जिंट x के, तो उससे इंटरवल कैसे आंसर में पता गलत। लगेंगे? सर वो बारी बारी उसकी वैल्यू पुट करके देख लेता है, जैसे -1 पे उसकी वैल्यू -3 है तो -2 कब होएगी और -2 से -1 कब होएगी, तो उससे इंटरवल आ गए थे। सर मैंने तो Yes, सीधा sir. ग्राफ बना लिया था। आपको इंटरवल तो बनाने ही पड़ेंगे। बस सर 2 बार ही आएगा था उसका इंटरवल, मैंने -3 लेके भी किया था तो -3 वाली ये प्रॉपर्टी तो याद नहीं थी मेरे को, तो उससे 2 इंटरवल ही बने थे मेरे। ओके, 2 इंटरवल बन रहे हैं सिर्फ। ओके चलो, एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली ना इसका ग्राफ ही बना लेता हूँ। x Sir? स्क्वायर 3√5 + 5/6 ही आ रहा था। ओके, यस सर यही है मेरा भी आंसर, सर अभी देखा मैंने। 3√5 + 1/6 आ रहा था। यस सर ये नहीं तो जो आंसर, कौन सा आंसर दिया हुआ है? बी वाला। बी ऑप्शन सर आ B रहा option। था वो। तो वो मैच कर रहा है, आप कह रहे हो। मेरा एक मिनट, 5 + 3√3 आ रहा। मेरा भी यही आ रहा था सर ये। देखिए मुझे लगता है कि जिन लोगों का है ना आंसर मैच नहीं कर रहा, उन्होंने शायद कॉमन सी मिस्टेक करी होगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है ग्राफ x स्क्वायर प्लस x का, पैराबोला होना ही है, इसके रूट्स 0 से लेके -1 होने ही है। तो सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो -½ वाला होगा, जिसपे सबसे छोटी वैल्यू आएगी जी। तो -1 पे ये 0 आंसर ले रहा है। -1 से 0 के बीच में हमेशा ये क्या रहेगा, एक नेगेटिव आउटपुट रहेगा। और 0 से 1 तक 1 कुछ यहाँ पे रहेगा, 1 पे आउटपुट आएगा बेटा 2। और आप मुझे एक चीज बताइए कि 1 आउटपुट कौन से इनपुट पे आएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, रूट अब ग्राफ की हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि मुझे प्लस वाला कंसीडर कर लेना चाहिए। नेगेटिव वाला इधर वाला पॉइंट बता रहा है, उसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए। तो सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ कि ये x की वैल्यू है -1 + √5/। यस। तो मुझे -1 से 1 तक का इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे सिर्फ इतने ग्राफ से मतलब है, सिर्फ इतने ग्राफ से। और मैं देख रहा हूं कि -1 से 0 के बीच में तो इसका जो आउटपुट है नेगेटिव है, और ये वाला जो मिनिमम आउटपुट है ना वो भी कुछ -1/4 कुछ इस टाइप की बात ही रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि -1 से 0 के इनपुट में इसके नेगेटिव आउटपुट है, 0 से लेके -1 + √5/2 उसके लिए 0 से 1 के आउटपुट है, और इस पॉइंट से लेके 1 तक के आउटपुट हमेशा 1 से 2 रहते हैं। तो मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखूंगा? अब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x² + x माइनस ब्रैकेट ऑफ इस, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ जी सर। तो बेटा अब हम लोग करेंगे इसकी ब्रेकिंग। -1 से 0 इसके आउटपुट हमेशा कहां से कहां है? 0 से लेके -1/4 के बीच में, मतलब इनका जिंट क्या आएगा? -1। यस यस सर। -1 से 0 इनपुट के लिए ये जो फंक्शन है ये वाला बन जाएगा।
0 से -1 प्लस √5/2 के लिए इसके 0 से 1 के आउटपुट है, मतलब उनका जिंड क्या होगा, 0 रहेगा, मतलब ये x स्क्वायर प्लस x ही रह जाएगा। -1 प्लस √5/2 से लेके 1 तक इसके आउटपुट हमेशा 1 से 2 के बीच में रहेंगे, तो उसका जिंड 1 हो जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है। रहने दो सर, मेरी गलती पता चल गई मेरे को। यस सर, यही किया। सर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को तो इकट्ठे कर लेंगे एक साइड में। योजित, आपने जो बेटा डाउट पूछा है इसमें फ्रैक्शनल पार्ट x का नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस x का है। तो x स्क्वायर प्लस x 0 से 1 आउटपुट कब लेगा, 1 से 2 आउटपुट कब लेगा, नेगेटिव आउटपुट कब लेगा, तो उसके हिसाब से ब्रेकिंग होगी। x के बेसिस पे ब्रेकिंग नहीं होगी कि भी आप -1 से 0 की अलग ब्रेकिंग कर लें, 0 से 1 की अलग ब्रेकिंग कर लें, ऐसा नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट x का नहीं है, x स्क्वायर प्लस x का है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिसाइड करेगा कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को अलग तरीके से बिहेव करवाना है। हाँ जी, और किसी का डाउट इसमें? सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया है क्या? यस सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। So 15 doubt. ये फंक्शनल इक्वेशन है, हमने फंक्शंस चैप्टर में पढ़ा था कि x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक फंक्शनल इक्वेशन तो आपकी ये लिखी हुई है जी, अब यहाँ पे x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे तो ये f ऑफ 1/x प्लस b टाइम्स fx और x माइनस 5। अब इन दोनों इक्वेशन से आपने f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है और fx निकाल लेना है। कैसे निकाला जाएगा कि आप पहले वाले को a से मल्टीप्लाई कर दो जी, दूसरे वाले को b से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों का कर दो सब्ट्रैक्शन, तो f ऑफ 1/x खत्म हो जाएगा। fx बचेगा, उसका कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आएगा a/x माइनस 5a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आएगा क्या, bx माइनस 5b। ठीक है? Yes sir. क्या अब आप इसको fx निकाल के इंटीग्रेट कर लेंगे? Yes sir. 16। सर एक बार 14 बता दो। सर 14 का ना बी और सी दोनों होना चाहिए, सी तो आ ही रहा था अगर सी होगा तो बी भी होगा। हाँ बात तो सही है, बी भी ठीक है। बी और सी दोनों आएगा बेटा। और सानिध्य आपको 14 में डाउट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको बोला गया है कि ये जो फंक्शन है fx, जब आप t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक कंसीडर करते हैं तब ये हाफ से 1 के बीच में आउटपुट अटेन करेगा, और जब आप 1 से लेके 2 के इनपुट ले रहे हैं तब ये हमेशा 0 से हाफ के आउटपुट लेगा। दैट मीन्स अब g ऑफ 2 मुझे क्योंकि कैलकुलेट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स कि 0 से 2 का इंटीग्रेशन करना है f ऑफ t का, जिसको मैं 0 से 1 अलग कर दूंगा, 1 से 2 अलग कर दूंगा। अब बेटा 0 से 1 के बीच में
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सानिध्य? यस सर, नेटवर्क बहुत पीछे है। बेटा 0 से 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बोलो। 1 है? जीरो से 1 इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सानिध्य सुन रहे हैं? सानिध्य? सानिध्य आप सुन रहे हो? चलिए, सानिध्य तो मुझे लग रहा है कि उसका है ना नेटवर्क इशू चल रहा है। बाकी किसी को दिक्कत है 14 में? हाँ जी, बाकी किसी को दिक्कत है क्या सर इसमें 14 आपने में? क्या बोला, कौन सा एक्स्ट्रा आंसर आएगा? बी और सी दोनों आएंगे बेटा। ओके सर, ओके। सर बी बता दो, बी कैसे आएगा? बेटा जब सी ऑप्शन सही है तो बी तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। जब आप ये कह रहे हो कि g ऑफ 2 की वैल्यू हाफ से लेके ठीक है सर, हाँ ठीक है। 2 के बीच में, तो 0 से 2 तो ऑटोमेटिकली हो गई ना वो। सानिध्य ज्वाइन कर गया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बताइए आप लोग। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर ठीक है, अब आ रही है सर आवाज। हाँ तो बेटा 0 से 1 के बीच में जब आपका है ना इसका इंटरवल 0 से 1 है, तब fx की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं g ऑफ 2 को क्या बोल सकता हूँ कि 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन कर दें 0 से 1 के बीच में, और हाफ 1 से लेके 2 इंटरवल के बीच तब के टाइम पे fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाफ है तब। तो इसमें मैं हाफ का इंटीग्रेशन कर दूंगा जी, तो नेट आंसर ये 3/2 आ जाएगा। तो दोनों इंटरवल्स में जब आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो g ऑफ 2 की अपर लिमिट आ जाएगी। फिर जब दोनों इंटरवल्स में उसकी मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो g ऑफ 2 की लोअर लिमिट आ जाएगी। ओके? यस सर। 16, 17, 18, 17 बताओ। 17। लिमिट निकालनी है इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, सीधा सीधा एल ऑर्बिटल लगा दे क्या? यस सर। एल ऑर्बिटल लगा दो। एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो क्या है? नहीं, जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? t की जगह x लिख देना होता है। यस सर। इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x, राइट? सही होता है। डिनोमिनेटर क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, अब 2 के साथ 2 तो कट गया और ये लिमिट बन जाएगी आपकी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर
ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा इधर। अब यहाँ से बेटा x कॉमन निकाल लो, तो जो x आप निकाल लेंगे वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो नेट ये अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या? ठीक है। यस सर। अब बेटा अब ये तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म रही नहीं, सीधा सीधा आप x को इनफाइनाइट पुट कर देंगे। जैसे ही आप x को इनफाइनाइट पुट करेंगे tan इनवर्स क्या होता है, पाई/2 होता है जी, पाई/2 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 4। ये इनफाइनाइट पुट करने पे 1 आ जाएगा। यस सर। 18 सर बता दो मेरे से 1। f of pi is 2, 0 से लेके पाई का इंटीग्रेशन करने को बोला है। बाय पार्ट्स लगा था सर। यस सर, बाय पार्ट। यस Yes, sir. फिर वो sin बाय x पार्ट। की लिमिट्स पुट करेंगे ना तो 0 ही आ जाएगा एक फंक्शन इंटीग्रेशन में। 0 से पाई, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, राइट। जो आपको एडवांस में भी क्वेश्चन आया था ना, वो कुछ इसी टाइप का था, डेफिनेट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन पेपर 2 में जो आया था। यस सर, देखा था वो भी। आपको 2 सम का इंटीग्रेशन बनना था, दोनों के ऊपर बाय पार्ट्स लगाना था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग fx को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसमें इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान लेंगे, राइट। सर ये Yes, sir. प्रायोरिटी ऑर्डर से नहीं करना? उससे कुछ खास, क्योंकि वो प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो 100% वही लगाएगा तो ही सही लिख रहे हैं हम लोग। उस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो सॉल्विंग पूरी हो जाएगी। ओके सर। सर वैसे भी ऐसा fx थोड़ी है कि अगर मैंने अलजेब्रिक उल्टा ऑर्डर मान लिया तो मैंने चीजें गलत लिख रहा हूँ। नहीं सर, वो उस टाइम पे काफी गलत आंसर आए थे ना जब हमने उल्टा ऑर्डर माना था, तो उससे नहीं आंसर थोड़ी गलत आ जाएगा बेटा, बट वो उल्टा ऑर्डर मानने से हमारी सॉल्विंग नहीं पूरी हो पाती है, इस वजह से वो प्रेफरेंस ऑर्डर लिखाया गया था। ठीक है ना। देखो आप ये देखो, जब मैंने उसका प्रूफ भी करवाया था ना आपको, बाय पार्ट्स का। यस तो जब सर। मैंने आपको प्रूफ करवाया था तो क्या मैंने कोई प्रेफरेंस ऑर्डर की कोई कंडीशन लगाई थी? नहीं सर। मैंने एक फंक्शन को बोला था f डैश x मान लीजिए, और u को f डैश मान लो, v को gx मान लो, इस टाइप से मैंने आपको लिखवाया था, है ना। तो मैंने कोई कंडीशन तो नहीं लगवाई ओके प्रूफ के सर। दौरान, ठीक है ना। तो आप वो बाय पार्ट्स लगा तो कैसे भी सकते हो, प्रेफरेंस ऑर्डर कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये है कि भी प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का है कि जिसमें अगर आप इसको उल्टा मान के चलेंगे तो सॉल्विंग पूरी हो जाएगी, आपके कुछ सेगमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस टाइप से है। इसको सॉल्व करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाई 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन f डैश x इंटीग्रेशन माइनस cos x, जो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर इसमें फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन f डैश x। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यस सर। तो अब इसकी लिमिट्स आगे कर लूंगा सर मैं। हो जाएगा। यस सर।
तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एडवांस में आया था। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप एडवांस वाले क्वेश्चन को अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी लोगों का हो जाएगा वो एडवांस वाले क्वेश्चन। है क्वेश्चन नंबर 19। सर 19 डाउट है सर। डाउट है सर। डाउट है सर मेरा भी डाउट है, मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा। सर मेरा सी आ रहा था। यस सर, मेरा भी सी आ रहा था, E-1। यस सर, सी आ यस रहा सर मेरा। यस सर। अगर आप 0 से x तक का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मॉड आपका नेगेटिव रहेगा, तो नेट ये x माइनस टी बन जाएगा। और अगर आप x से लेके 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मॉड पॉजिटिव रहेगा, तो ये e की पावर t माइनस x रहेगा। ओके, देखिए इस चीज को समझने के लिए ज्यादा बेटर है कि आप फॉर द टाइमिंग x की कोई एक वैल्यू डाल लें। मान लीजिए मैं x को 0.6 डाल देता हूं, 0.6। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कह रहा हूं कि अगर x को 0.6 ले लें तो क्या मीनिंग बन जाएगा कि हमें 0 से 1 का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर t माइनस 0.6 का मॉड इंटू डी टी। तो बेटा ब्रेकिंग कैसे हुई थी कि भाई 0 से लेके 0.6 के बीच में ये मॉड नेगेटिव रहेगा, तो मतलब ये 0.6 माइनस टी बना देंगे, और 0.6 से लेके 1 तक ये पॉजिटिव रहेगा, तो e की पावर t माइनस 0.6 रहेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। तो ये 0.6 लिया तो फिर ये इस तरीके से ब्रेकिंग हो रही है। अगर x 0.7 होता तो फिर अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग हो जाती। तो इसको जनरलाइज अगर आप करें तो ये ब्रेकिंग एक्चुअल में क्या बन रही है, जब 0.6 लिया तो ये 0.6 यहाँ पे आया, तो अगर x ही कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 0 से x बन जाएगा। ये 0.6 माइनस टी था तो मतलब x माइनस टी। फिर ये 0.6 से लेके 1 का इंटीग्रेशन मतलब x से लेके 1 का इंटीग्रेशन, उसके केस में e की पावर t माइनस 0.6 आया, मतलब यहाँ पे e की पावर t माइनस x हो जाएगा। तो जहां जहां पे 0.6 आपने लिखा है वहां पे x चेंज कर दो। ये वाला एक्सप्रेशन अब आपको समझ में आ गया था, तो 0.6 की जगह x लिख दो, तो ये चीज बन के आ रही है। सर यही नहीं करा सर, ब्रेकिंग नहीं करी। ब्रेकिंग होगी तभी मॉड देने का मतलब है, और तभी x की कंडीशन देने का मतलब है। x आपको बोला गया कि 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू लेनी है, कोई भी एक वैल्यू है। अब इंटीग्रेट करने के लिए ये वापस समझाना बेटा। 0.6 के लिए आपको समझ में आया है क्या? सर मैं नेट लैग हो रहा था, एक बार वापस समझा दो प्लीज। x को अगर आप 0.6 ले लेते हो तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 से 1 का इंटीग्रेशन, 0 से 1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? t की पावर मॉड ऑफ t माइनस 0.6। यस सर। आपको बोला है x कोई एक वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो मैंने क्या किया, x की एक वैल्यू एज्यूम कर लिया, तो फिर हमारा जो इंटीग्रल है वो ये बन जाएगा। यस सर। अगर ये इंटीग्रल बन रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मॉड ब्रेक करना पड़ेगा। तो मॉड की ब्रेकिंग कैसे होगी? जब आप t की वैल्यूज, ये जो लिमिट्स होती है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? t को रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे dt है। ओके, तो t की वैल्यूज जब 0 से लेके 0.6 के बीच में होंगी तो बेटा t माइनस 0.6 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। और तब ये मॉड ब्रेक होके क्या है, एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस की वजह से नेट ये क्या हो जाएगा? 0.6 माइनस टी। 0.6 माइनस, यस सर। और जब आप 0.6 से 1 लेंगे
तब ये मॉड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सर। है तो पॉजिटिव के तरीके से खुल जाएगा, है ना। यस सर, ओके। जब x को 0.6 लिया तो बेटा ये इंटीग्रल बना, ये तो समझाने का तरीका है। तो अगर x ही होता है ना, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करते, तो जहां जहां पे 0.6 आया है वहां वहां पे हमें x लिख देना चाहिए। यस सर। तो ये वाला इंटीग्रल जनरलाइज इंटीग्रल हो गया। तो मैं इसको 0 से 0.6 मतलब क्या, 0 से x, तो e की पावर x माइनस 2। तो जब x से 1 मतलब e की पावर t माइनस x। ओके। यस सर। तो बेटा अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर x को पहले बाहर निकाल दो, अब आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि x यहाँ पे फिलहाल तो इस इंटीग्रेशन के लिए तो x एक कांस्टेंट का काम करेगा। इसमें भी e की पावर माइनस x को बाहर निकालना पड़ेगा, e की पावर t लिखा हुआ है। अब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे। ओके। यस सर। पहले यहाँ से fx आ जाएगा, fx आने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू fx की निकालनी पड़ेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, 21। सर 21। सर 20 में माइनस आ रहा था मेरा एक एक्स्ट्रा। बाकी लोगों का क्या कहना है 20 में? नहीं सर, मेरा तो नहीं यार, ठीक आ रहा था सर। नहीं आ रहा था सर। फिर मैं एक बार चेक कर लूंगा। 21 में आप कह रहे हैं कि डाउट है, तो सर मॉड की ब्रेकिंग, मॉड की ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें ये देखो कि क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड π/2। यस बेटा g ऑफ x प्लस n π/2 का मतलब क्या है? सेम एज gx। अच्छा ठीक है सर। जीरो से x तो मैं ऐसा ही लिख दूंगा, फिर मैं x से लेके x प्लस n π/2, ठीक, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा। इसके ऊपर पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, n टाइम्स हो जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 0 से लेके n π/2। अब ये n क्या है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पीरियड ऑफ द फंक्शन है, तो n प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। अब ये क्या लिखा हुआ है, या फिर n टाइम्स करने की जरूरत नहीं थी, तो बी ऑप्शन सीधा सीधा यही बन जाएगा। इसको इसी यस सर। है ना, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं। सही है। यस सर। 22, 23,
23 23 में अगर आप जीरो से 1 तक एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट x = 1 के लिए। पहले मैं f(1) माइनस निकालना चाह रहा हूँ। f(1) माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? 0 से लेके -1 माइनस तक का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट t। क्या ये 0 आ जाएगा क्या? यस सर। ठीक, f(1 प्लस) इसका अगर एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 से 1 अलग करना पड़ेगा 1 से 1 प्लस, और 1 से लेके 1 प्लस अलग करना पड़ेगा। तो 0 से 1 तक तो क्या है, ये खुद ही 0 रहेगा। इसमें ऑल्दो फंक्शन तो 1 बन जाएगा, लेकिन लिमिट्स इतनी क्लोज हैं, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी 0 आ जाएगा। तो नेट आंसर ये भी 0 हो जाएगा। यस सर। और 1 पे तो 0 होना ही होना है, एग्जैक्ट 1 भी आप डाल दोगे तो, है ना। f(1) भी निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। तो 1 पे कंटिन्यूटी है। यस सर, Yes, ऐसे sir. ही हर एक पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। ऐसे ही करके आप 2 पे अगर निकालोगे या 3 पे निकालोगे तो है ना, सब पे कंटिन्यूटी आ जाएगी। और इसी Yes, चीज sir. को रिलेट करने का एक दूसरा तरीका है एरिया से। अगर मैं एरियाज के तरीके से आपको रिलेट करके दिखाऊं तो वो भी बहुत इजी मेथड है, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा रहता है, ये ऐसा फंक्शन रहता है ना। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक का एरिया कौन सा बताएगा? ये वाला एरिया जो आप मार्क कर। सिर्फ ये वाला रहेगा, क्योंकि ये तो 0 ही है ना। यस सर। तो 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन तो ये कंप्लीट रेड, और 2 माइनस का एरिया क्या होगा? 2 माइनस का एरिया क्या होगा? मतलब वही इस वाला 2 होएगा। हल्का सा छोटा, हल्का सा लेफ्ट वाला पॉइंट लेके फिर उसका एरिया निकालना है। तो बेटा Yes, sir. बराबर ही तो होंगे ना ऑलमोस्ट। यस सर। और 2 प्लस का एरिया में क्या होगा? ये वाला एरिया साथ में, और साथ में ऐसा कुछ तो एरिया, ये वाला एरिया और जुड़ जाएगा भाई। ये तो टेंडिंग टू 0 ही है ना, विड्थ तो टेंडिंग टू 0 रहेगी ना। यस सर, समझ गया ये वाला। हाइट भले ही बदल जाए, लेकिन विड्थ तो टेंडिंग टू 0 रहेगी ना। यस सर। तो 2 पे जो एरिया आया, 2 के लेफ्ट पे भी वही एरिया आएगा, क्योंकि विड्थ जस्ट टेंडिंग टू 0 रहेगी। 2 के राइट में भी क्या होगा? एरिया उतना ही आएगा। सेम चीज बनेगी 3 के लिए, कि 3 तक का जो एरिया आपने निकाला वो बराबर होगा इसके, कि चाहे आप 3 का लेफ्ट नेबरहुड निकाल 3 के लेफ्ट नेबरहुड तक का एरिया निकालते हैं। 3 का लेफ्ट नेबरहुड कौन सा लिया जाएगा? ये लिया जाएगा, तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही एरिया बन जाएगा, क्योंकि विड्थ जस्ट टेंडिंग टू 0 है। 3 के राइट में भी वैसा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ग्राफिकली बिना कैलकुलेशन किए कि ये एरियाज बराबर आएंगे, मतलब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी तो रहेगी। यस सर। ओके, यस सर। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लिखना पड़ता है फंक्शन। इसको मैं
एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 0 से x फॉर x 0 से 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 फॉर x 1 to 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सॉरी 2 से 3 नहीं, 2 से x फॉर x लाइन बिटवीन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कि मैंने 3 तक के लिए लिखा है, उसके आगे भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, बट हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो इसी से ही बात बन जाएगी। हम 2 पॉइंट पे करके देख लेंगे, हर एक जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला है। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? यस सर, मैं समझ रहा हूँ इसको। मैं बाकी लोगों को? यस। अगर आपका x 0 से 1 होगा तो fx क्या रहेगा? सिर्फ 0 से x का ही इंटीग्रेशन रह जाएगा, उसमें और कोई भी टर्म नहीं रहेगा। जब आपके लिए x की वैल्यूज 1 से लेके 2 के बीच में होगी तब क्या होगा? कोई भी एक वैल्यू सोच के देख लो, 1.2 मान लो है, x की वैल्यू 1.2 ले रहे हैं, तो 0 से लेके 1.2 का इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई 0 से 1 तक का अलग कर देते हैं, 1 से लेके 1.2 का अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का बिहेवियर अलग होता है। यस सर। इस तरीके से हम लोग इसकी ब्रेकिंग कर लेंगे। तो बेटा क्या आएगा फंक्शन? सर आगे समझ, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका x। यहाँ पे ना मैंने dx लिख दिया गलती से, ये dt होना चाहिए। यस सर। तो ये 0, ये आ जाएगा x, नीचे 1 + 2x, ये आएगा 1 + 2x। अब चेक करके देख लो, ग्राफ बना लो, शार्प कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे। ग्राफ बनाना, yes. शार्प कॉर्नर पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यस सर, हो जाएगा, अब समझ गया मेथड। थैंक यू सर। समझ में आया है? सर अगर हम इसमें फंक्शन fx पूरा निकाल ले एक साथ, मतलब ये कैसे निकालेगा? अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा ना fx, ये पीस वाइज फंक्शन बनेगा ना, एक साथ कैसे निकालेगा? इसमें सर अगर हम वो करेंगे 0 से 1 के लिए 0 dt, फिर 1 से 2 के लिए 1 dt, ऐसे करेंगे तो गलत आएगा हमारा आंसर। आंसर गलत तो क्या है, आपको x के ऊपर पता नहीं ना कंडीशन। x के ऊपर पता कहाँ है कंडीशन? x की वैल्यूज के बारे में कहाँ पता है आपको? सर स्टार्टिंग तो वैसे ही कर लेंगे 0 1 2 3 से, और लास्ट में जाते जाते उसको लास्ट के जो 2 इंटीग्रेशन बनेंगे वो ऐसे बना लेंगे ना, x - 1 से आपको क्या पता है? जिंट x, और फिर जिंट x से लेकर x, या जिंट x, चलो जिंट भी ले लिया, फिर लास्ट में जिंट x से लेकर x तक, तो x की जो भी वैल्यू होगी वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। मैंने वैसे ही करा सर, x को 7.4 मतलब ऐसे मान के करा था, फिर मैंने ट्राई करा था ऐसे। फिर क्या बना? ये 1 हो गया। ऐसे मत बोला करो यार, मतलब इतना कुछ बोल के। सर यहाँ से जेंट और वो ऊपर, यस सर। ठीक, ऐसे ही ना? ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था ना, शायद क्लास में उतनी काम किया है। ठीक था सर। ये 1 आ जाएगा, मतलब ये तो 0 आएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, अगले वाला 3 आ जाएगा, ये सेकेंड लास्ट
वाला आपका ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ब्रैकेट x तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन करके नेट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। ठीक, यस सर, क्लियर आ रहा है ना? यस अब इसको भी तो बेटा पीस वाइज फंक्शन में लिखना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा पीस वाइज फंक्शन में? तभी तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर पाएंगे। यस सर। तो फिर मैंने ना इसका मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती करी है, क्योंकि कंटिन्यूटी आ रहा था बट मेरा डिफरेंशिएबल भी आ रहा था इसमें, नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है इसमें, वो फिर मैंने कुछ गलती करी होगी। 24 25 26 27 28 सर 27। 27 का ना क्वेश्चन गलत है ये सर लिमिट्स में प्रॉब्लम है सर। जो I2 की लिमिट है ना वो 1 माइनस k से लेकर k आनी चाहिए। हाँ वो Yes, 1 sir. माइनस के आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, ये क्योंकि t को तो a प्लस बी माइनस टी से रिप्लेस किया जाता है ना, तो फिर वो हाँ जी सर। बेटा वो 1 माइनस के कर लेना, बाकी तो ठीक है। अब तो सॉल्व हो जाएगा हर्षिता? हाँ जी सर, हो जाएगा। वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था पहले, अब हो जाएगा। 28 सर 28 में 2 आ रही थी मेरे इंस्टेड ऑफ 3। number of points where fx assumes local maxima। 3 f dash होंगे x सर, क्या है? 5 5 f dash x क्या आएगा? sin x माइनस cos cos x e की पावर x माइनस 2 x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 की पावर 5। 5। यस सर, ln2 और 1 पे आ रहा था। x को हमारा 0 से लेके 4 के बीच में लेना है, तो x के ऊपर कंडीशन है 0 से लेके 4 के बीच में। तो अब इसको बेटा 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या क्या x की वैल्यूज आ जाएंगी। sin x माइनस cos x मतलब क्या? इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या tan x इक्वल्स टू 1। tan x 1 कब कब होता है? पाई बाय 4। 5 पाई 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4। तो 5 पाई बाय 4 क्या इसी रेंज पे रहेगा? यस सर आ सर। जाएगा सर, 3.9 कुछ होता है 5 पाई बाय 4। बिल्कुल ठीक है जी, तो 5 पाई बाय 4 भी कंसीडर होगा, 4 से छोटा ही रहता है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, e की पावर 2x, e की पावर x को 2 के बराबर करना है, मतलब x क्या हो गया ln2। यस सर। इस पे स्लोप 0 जी, ये तो 1 है ही, ये 2 है ही, 1 और 2। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर f डैश आपका 0 आएगा। तो f डबल डैश x निकालना तो टफ है। मैक्सिमा के लिए हम लोग इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चेक करेंगे। यस सर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे बात करना चाह रहे हो तो f डैश पाई बाय 4 नेगेटिव, मतलब इसके लेफ्ट नेबरहुड में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। और इसके राइट नेबरहुड में क्या आना चाहिए, नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा है उसके लेफ्ट नेबरहुड में अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा और उसके राइट नेबरहुड में अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा
दैट मीन्स लेफ्ट नेबरहुड में स्लोप पॉजिटिव होगा, राइट नेबरहुड में स्लोप नेगेटिव होगा, तभी तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। हाँ जी सर। ठीक है, यही थ्योरी थी। तो आप बेटा इसको चेक करके देख लीजिए इन पांचों में कौन कौन से पॉइंट्स पे लेफ्ट नेबरहुड में स्लोप पॉजिटिव, राइट में स्लोप नेगेटिव आ रहा है। जिस पे आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। ओके हाँ जी सर। 29 30 सर 29 का मेरा आंसर नहीं है। ये सर मेरा भी नहीं आ रहा था आंसर 29 का। So 1 by उस रेंज में कोई वैल्यू नहीं है। यस, किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा। कर रहा है सर। The least value of the function is कर least value of the function is मतलब f dash x निकालना है। यस सर। f dash x कितना आएगा? 3 sin x plus 4 cos x। अब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो tan x कितना आ जाएगा यहाँ? -4/3। इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। निकल जाएगा। सर वो जरूरत नहीं है वैसे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया ना, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उस पे लीस्ट हो जाएगा fx। तो डिक्रीजिंग जिस गिवन इंटरवल में ऑलवेज डिक्रीजिंग है क्या? यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव में। नेगेटिव आ जाएंगे ना सर, sin x cos। 5π/4 का मतलब 225 डिग्री और 4π/3 का मतलब 240 डिग्री। तो इस इंटरवल में ये पॉइंट नहीं लाई कर रहा होगा, है ना। लेकिन ये फंक्शन हमेशा क्या है, नेगेटिव है। हाँ सही बात है, दोनों ही तो साइन भी नेगेटिव होता है गिवन इंटरवल में, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो एफ डैश इज ऑलवेज नेगेटिव। सही 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 सही। एफ डैश इज ऑलवेज नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल। तो जिस इंटरवल में बात करी जा रही है उस इंटरवल में एफ डैश ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब एफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स की जो लीस्ट वैल्यू मिलेगी 4π/3। तो जब आप x की सबसे ज्यादा वैल्यू डालेंगे, दैट मीन्स 4π/3 डालेंगे, तब मिल जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30। सर इसके दो आंसर आ रहे हैं, ए और सी। ए और सी आ रहे हैं सर। इसमें कोई कंडीशन नहीं है ऐसा कि लीस्ट वैल्यू देनी है या फिर मतलब कुछ भी ऐसा? सर 30 वाला बता दो एक बार कैसे करना है। बेटा मुझे लग रहा है आप फंक्शनल इक्वेशन भूल गए हो। सर मेरा तो सी आ रहा था सर। x को रिप्लेस कर दो x प्लस मेरा भी। यस सर, सी आ रहा था। ध्रुव। यस सर। बेटा ऐसे करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। यस सर, ये तो हो गया था यहाँ तक। तो इक्वेशन में डाल दिया f(x + 1 = f(x + 13)। ये बराबर आ गया। यस तो यहाँ से पीरियड कितना आ गया, 12 आ गया। यस सर। इतना कर लिया था। यस सर, यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद ना मेरे को समझ सा नहीं आया कैसे करना है। बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ ए कब होता है, जब ये पीरियड जो टी लिखा हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ये आ गया याद, वो प्रॉपर्टी थी एक। यस सर, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। यस सर, वो पीरियड प्लस ए वाला। हाँ
यस सर ओके। तो इसमें सी ऑप्शन तो बेटा सही है ही, लेकिन जो सानिध्य बोल रहा है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इसमें आपको कोई गारंटीड नहीं है कि भी 12 पे आप ये बोलोगे कि हाँ जी डेफिनेटली फंक्शन रिपीट करेगा ही करेगा। ओके एक सेकेंड, सर बट टाइम मतलब ही ये होता है कि रिपीट करेगा। 12 पे फंक्शन रिपीट तो जरूर कर ही जाएगा, लेकिन अगर फंक्शन 6 पे ही रिपीट कर जाए, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो कि 6 पे रिपीट कर जाएंगे, तब भी तो f ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ x प्लस 13 बराबर आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव आएगा उसका 6 पे। यस सर, वो माइनस आ रहा है ना, माइनस f ऑफ x प्लस 7 आ रहा है। माइनस टाइम्स आएगा तो इसका मतलब क्या कि फिर उस केस में 6 वाला केस नहीं लेना चाहिए। यस सर। यस ऐसा सिर्फ तभी हो पाएगा अगर वो फंक्शन जीरो फंक्शन होगा। यस सर। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। फिर उस केस में अगर जीरो ही फंक्शन लेना है फिर तो 8 भी ठीक ही होगा। सर ये ऐसे हम कैसे कह रहे हैं कि मतलब ये जीरो, ये जो सर आपने सबसे पहले रिप्लेसमेंट लगाई है, x को x प्लस 6 से रिप्लेस कर दिया, इसके अलावा हम कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं लगा सकते कभी? नहीं, रिप्लेसमेंट तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन तो इधर से ही मिल रही है ना। x प्लस 1 से रिप्लेस करके देख ले तो क्या बनेगा, क्या उससे कुछ मीनिंग होगा? x माइनस 1 से एक बार करेंगे तो फिर x माइनस 1 से कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम बात। देखो आपका जो पीरियड है वो t12 तो बन ही जाएगा। साथ में आप ये कह रहे हो कि ये वाली इक्वेशन बन के आएगी, तो सी ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो आप कह रहे हो कि ए ऑप्शन भी सही होना चाहिए, तो हम लोग उस ए ऑप्शन को ही देख रहे हैं कि ए ऑप्शन क्यों सही होना चाहिए। अगर ए ऑप्शन को सही होना चाहिए मतलब उसके लिए पीरियड कितना होना चाहिए फंक्शन का? 6। सानिध्य? यस सर 6 होना चाहिए। तो 6 इस इक्वेशन की हेल्प से तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन तो सिर्फ इतना कह रहा है कि 12 यूनिट के बाद फंक्शन जरूर रिपीट करे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले रिपीट नहीं कर सकता। तो करने को कर सकता है। मान लीजिए अगर आप 6 यूनिट पे ही उसकी रिपीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कर लीजिए। तो उस केस में फिर क्या होना चाहिए? f ऑफ x प्लस 6 fx के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो अगर ये भी होल्ड करे और ये भी होल्ड करे, ये तो होल्ड करना ही, ऑटोमेटिकली होल्ड करना है क्योंकि गिवन इक्वेशन में ये है जी। सानिध्य? यस सर। जब ये दोनों होल्ड करेगा तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या हो जाएगा? fx को 0 होना पड़ेगा। 0 यस। This is the only scenario at which f of x plus 6 can be equals to fx and can be equals to minus fx. तो फिर fx equals to 0 वाला अगर केस लेंगे फिर तो b ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमें इतना 0 वाला तो कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, और साथ में दिया भी इज है। इज का मतलब कि जो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, तो डेफिनेटली ट्रू के हिसाब से तो सी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन को आप कंसिडर नहीं करोगे। ओके? यस सर। 31, 32, 33, 34, 35, सर 35, 35। सर इसका आंसर अलग आ रहा था।
यस सर, मेरा भी सर आंसर मेरा डिफरेंट भी आ रहा है। मेरा 13 आ रहा है मेरे को। मेरा 12 आ रहा था आंसर इसका। यस सर। सबको क्या आंसर में दिक्कत है? यस सर मेरा 15 आ रहा है। सर मेरा भी 15 आ रहा है। 15 वाले भी कुछ लोग मिल रहे हैं, 12 वाले भी मिल रहे हैं। सर 2 आ रहा था। मतलब जो आंसर दिया है वो मैच कर रहा है ऐसा? यस सर। चलिए देखते हैं एक बारी। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो तो जो भी वैल्यू आ जाएगी उसका ग्रेटेस्ट पार्ट निकाल ही लेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर ले। मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका पीरियड पाई है क्या? यस सर। यस सर। इसको एक काम करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, इसको तो एरिया वाले मेथड से कर देंगे। पहले सिर्फ इसी को सॉल्व कर लें। इसका पीरियड पाई है? यस सर। आर्यन? यस सर। इसका पीरियड पाई है और यहाँ पे ये 9/2 टाइम्स है पाई का, मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंटीजर नहीं है, मतलब सॉरी नेचुरल इंटीजर नहीं है, सॉरी पीरियड का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेकिंग करना पड़ेगा 0 से 4 पाई की अलग, और 4 पाई से 9π/2 का मतलब क्या, 4.5 पाई की अलग। आर्यन इतना समझ में आया है? यस सर। अब ये जितना इसका पीरियड है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल टाइम्स आ गया है, तो इस 4 को हम लोग प्रोडक्ट में बाहर ले लेके आए। लेंगे। और इसमें दोनों में 4π सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में अगर आप वो उसका एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पीरियड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट? इसमें इसको 0 से लेके 0.5 का इंटीग्रेशन बोल देंगे। 0.5 पाई मतलब π/2 है ना। अब बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये वाला π/4 पार्ट, दिस इज कॉस एक्स, दिस इज साइन एक्स। तो आप देख रहे हो 0 से लेके π/4 के बीच में तो cos x ज्यादा है, sin x कम है। तो मतलब अगर मुझे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से π/4 ये मॉड है, तो ये मॉड ब्रेक करके एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा, मतलब cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन। और π/4 से लेके पाई तक इसमें साइन ही ऊपर है, तो मतलब sin x माइनस cos x का ही इंटीग्रेशन करना। और ये 0 से π/2 है, तो इसमें भी वही कि 0 से π/4 में क्योंकि cos x ऊपर है तो मॉड ब्रेक करके, ठीक? यस सर, हो जाएगा। और π/4 से π/2 में sin x ऊपर है तो sin x माइनस cos x। तो ये आपको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो जब आप ये वाली सॉल्विंग कर लेंगे तो यहां से पहले इंटीग्रेशन का आंसर आ गया जी।
अब जो दूसरा इंटीग्रेशन है -1 से लेके 5 का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा -x का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या था? ऐसा ग्राफ होता है ना? यस सर। यस सर। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 6 ट्रायंगल बन जाएंगे। यस सर। ये -1 0 1 2 3 4, ठीक है ना? कितने ट्रायंगल बन गए? ये 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसका 6 टाइम्स कर दो, 3 आ मतलब जाएगा। इज 6 टाइम्स। 3 आ एक जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कितना? हाफ। हाफ बेस कितना 1, हाइट कितनी 1, 3 आ गया। यस यस सर। इसका तो एरिया बड़े आराम से निकल रहा है, 3 आ गया। इसका एरिया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सर ये जो भी आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आए, दोनों का एडिशन करके ब्रैकेट निकालना होगा। सर अब इसमें आंसर 2 तो आ नहीं सकता बेटा, यस सर 2 नहीं आ क्योंकि ये मॉड दिया है। तो ये जो भी एरियाज आएंगे तो कुछ प्लस में ही आएंगे, पॉजिटिव एरियाज ही आएंगे। तो इस 3 वाली वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ाएंगे ही, कुछ एडअप ही करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन इनफैक्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहे। यस सर। सर एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ जी बोलिए, क्या सर ऊपर वाले को हम इतना एक्सपैंड करने के बजाय एक सिंगल साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। वो कर सकते हो, लेकिन फिर से मॉड तो लगाना ही पड़ेगा, ब्रेकिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ जी तो सर आपने फर्स्ट स्टेप में ऐसा क्यों नहीं करा कि आपने 9/2 को कॉमन ले लिया और 0 से पाई का कर दिया एक साथ, ताकि वो 4 इंटीग्रेशन की बजाय सिर्फ 2 में कन्वर्ट हो जाता। यस सर, ये मेरा 9/2 टाइम्स मैं कैसे कर दूंगा? 9/2 टाइम्स को प्रोडक्ट कैसे लेके आऊंगा? पीरियोडिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसमें पाई के मल्टीपल में, ओके इसका पीरियड आप ये कहना चाह रहे हो कि π/2 आ जाएगा? तो सर 9 बार आएगा। नहीं सर, आएगा तो पाई, पीरियड तो पाई ही रहेगा। फिर तो सर 9 बार आएगा अगर π/2 रहेगा पीरियड। पाई रहेगा, हाँ तो π/2, हाँ ठीक, तो ऐड अप हो जाएगा। तो 9/2 टाइम्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना बेटा। आगे चलते हैं 36। इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल लेंगे 35 में। 36 37 नो लेवल सर। 2 कंप्लीट है। यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है? सर सर बोलिए सर मेरा 32 भी था। 32 32 में x को π/4 माइनस x से तो रिप्लेस कर ही लो। क्या बनेगा? cos ऑफ π/4 मतलब π/2 माइनस x हो जाएगा, जिसको मैं साइन ऑफ x लिख दूं। यस सर। यस x को π/4 माइनस x से रिप्लेस कर दिया, तो ये ln ऑफ साइन x बन गया। और उसकी पावर में क्या है? cot x। बेटा ये पावर में है तो पावर तो प्रोडक्ट में आ जाएगी। उसका डिफरेंशिएशन सर वो किसकी पावर में, ही नहीं समझ। साइन x की पावर में हो तो। ओके सर, मैंने पावर π/4 + x की लिखी थी। ओके तो साइन x को आप t पुट करते हो तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन cot x आएगा, तो dt बन जाएगा। दैट मीन्स t × dt
लिमिट्स आप चेंज कर ही लेंगे, बदल लेंगे। सर हाँ जी, आपने कोई ये फॉर्म कराई है कि एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करना है, वो प्लस में हो अगर एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी का इंटीग्रेशन। एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी का इंटीग्रेशन, यस सर। वो तो ई की पावर एक्स वाले केस में ही होता है, और तो कोई अलग से तो कोई फॉर्म नहीं है। ओके सर, वो मेरे को सॉल्व नहीं आया सर, जो ये सानिध्या ने बताया था ना 53 में शायद लेवल 1 के, तो मेरे को वो सॉल्व नहीं हुआ, वो जो उसने कहा था डायरेक्टली। 53 अरे बेटा 53 में i7 माइनस 7 टाइम्स i6। ये सर वो तो समझ में आ गया कि वो e की पावर t इंटू वो जो बोला था उसने, पर आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो नहीं पता चल रहा। मैंने सॉल्व करके दिखाया तो था आपको, आपने या तो दिखा नहीं उस टाइम, या फिर नेट लैग वगैरह होएगा। ये रहा i7 माइनस i7 टाइम्स i6 को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। i7 क्या, x की पावर 7 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। 7 टाइम्स i6 का मतलब क्या, 7 x की पावर 6 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ गया। यस सर। आप माइनस एक्स को पुट करेंगे t, तो जिससे माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा dt। तो dx की जगह मैंने माइनस dt रख दिया, तो माइनस बाहर आ गया, वो dt आ गया। इधर क्या चेंजेस आएंगे, e की पावर t बन जाएगा। ये x की पावर 7 है तो ये माइनस t की पावर 7 हो जाएगा। ये x की पावर 6 है तो ये t की पावर 6 ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से माइनस तो कॉमन आ गया, ये वही वाली फॉर्म नहीं बन गई एफ एक्स प्लस एफ डैश वाली, ई की प्रोडक्ट में है ना, तब या तभी तो बोला उसने एफ एक्स प्लस एफ डैश वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट पेंडिंग? सर एक 31 बता दो लेवल 2 का। इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। सर वो लास्ट में a रूट b क्या लिखा हुआ है कॉमा डाल के? ए रूट बी का तो कोई मतलब नहीं है यार, ऐसे ही कोई टाइपिंग एरर होगा। a ग्रेटर देन b है शायद। हाँ ये हो सकता है, बट ए ग्रेटर देन बी का कोई फायदा है? पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए ना, ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी। ओके जी सर। ओके बेटा। हाँ जी सर, जो क्वेश्चन 35 है उसमें जो बाहर है इंटीग्रेशन के, वो जेंट का ब्रैकेट है ना? हाँ वो जिंट है जी। सर फिर 2 ही आ रहा है आंसर, सी मैच कर रहा है। वो कैसे आ जाएगा बेटा? तो 4 माइनस रूट 2 आ रहा है जो रिजल्टेंट आ रहा है। देखो ये जो जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला इंटीग्रेशन था वो 3 आ गया, ठीक। yes, ये वाला इंटीग्रेशन अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन मैंने आपको बोला है ये कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना बेटा, क्योंकि मॉड के इंटीग्रेशन ही तो ब्रेक करे ना हमने। हाँ जी सर।